हेलो बच्चों, आज हम आपको दार धार त्र का चाप और अम्ब का प्रयोग बताएंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम अस्त अस्त का चाप और स्व का वृत्त ये आपको बताए थे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दार धार और त्र का चाप। किसी भी शब्द के लास्ट में किसी भी व्यंजन, ये आपका जो भी व्यंजन है इसके लास्ट में अस्त चाप जैसे आप लगाए थे व्यंजन की लंबाई का आधे से कम, तो ये किसी भी व्यंजन के अंत में व्यंजन की लंबाई से आधे से अधिक यानी कि एक तिहाई पे एक बड़ा चाप लगाते हैं तो हम उसको दार धार और त्र पढ़ते हैं। सरल व्यंजन में या वक्र व्यंजन में उसके लास्ट में आधे से अधिक पे अस्त और अष्ट चाप से बड़ा एक चाप लगाने पर दार धार और त्र पढ़ा जाता है। सरल व्यंजनों में ये किधर लगता है? सवृत्त की तरफ। सरल व्यंजनों में सवृत्त की तरफ, वक्र व्यंजनों में उस वक्र के अंदर लगता है। ठीक है, ये हो गया। क्या हुआ? किसी भी व्यंजन के लास्ट में अगर अस्त चाप से बड़ा यानी कि व्यंजन की लंबाई के आधे से अधिक पे अगर एक चाप लगाते हैं तो वो दार धार और त्र पढ़ा जाता है। ठीक, दूसरा क्या है कि ये चाप जो है अगर किसी शब्द में अकेला लगा है, जैसे मान लीजिए प में ये अकेला लगा है, तब ये क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पे सिर्फ त्र पढ़ा जाएगा। अकेले व्यंजन में अगर ये चाप लगा है तो त्र पढ़ा जाएगा। जैसे ये प में लगा है तो क्या पढ़ा जाएगा? पत्र। ट में लगा है तो तत्र। च में लग जाएगा तो चत्र। यानी कि अगर अकेला व्यंजन है तो इस चाप का मतलब केवल त्र होगा, दार और धार नहीं होगा। अगर व्यंजन एक से अधिक है, जैसे मान लीजिए तो ये एक से अधिक व्यंजन हो गया। एक क्या हुआ? ह, दूसरा हो गया क। तो इस कंडीशन में ये दार और धार पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हकदार। यानी कि क्या हो गया? अगर किसी अकेली व्यंजन रेखा में ये चाप लगा है तो सिर्फ त्र पढ़ा जाएगा, और एक से अधिक व्यंजन रेखा में अगर ये चाप लगा है, व्यंजन रेखा एक से ज्यादा यानी कि 2, 3, 4 जितनी भी है, 2 हो गया, एक से अधिक व्यंजन रेखा है उसके बाद ये चाप लगा है तो दार और धार पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो देखिए। इसमें अगर मान लीजिए लास्ट में ई आता है, अगर इसके बाद लास्ट में ई का स्वर आता है तो जैसे मान लीजिए पत्री लिखना है अगर आपको, तो इस चाप के अंत में एक हल्का सा डैश लगा के ई पढ़ते हैं। हकदारी अगर लिखना है तो इस चाप के लास्ट में एक डैश निकाल के ई पढ़ते हैं। ई के अलावा कोई भी स्वर आता है तो उस कंडीशन में ये पूरा बनेगा। ई है तो हो गया। अगर यही हकदारा रहता तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका? तब ये पूरा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। यदि लास्ट में ई के अलावा कोई वृत्त आता है, ठीक है, यदि लास्ट में ई के अलावा कोई और स्वर है या स के बाद त्र या दार आता है तो उस कंडीशन में चाप नहीं लगाते हैं। उस कंडीशन में त्र के लिए ये और द्र के लिए द्र ऐसा लगाते हैं। लास्ट में ई के अलावा कोई अन्य स्वर हो या सवृत्त हो, सवृत्त के बाद दार और धार आता है तो उस कंडीशन में हम त्र और द्र ये सिंबल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पवित्रा शब्द है, पवित्रा क्या हो गया? त्रा, तो पवित्रा ऐसे
ऐसे लिखा जाएगा। अगर मिस्त्री शब्द आ गया, मिस्त्री में क्या हो गया, लास्ट में स का वृत्त आ गया, ये है आपका। ठीक, इसके पहले स का वृत्त आ गया, कह रहा है कि ई के अलावा कोई और स्वर आ जाए या सवृत्त के बाद ये आए तो उस कंडीशन में हम त्र या द्र लिखते हैं। तो मिस्त्री में क्या हो गया, स आ गया, तब हम भी म स का वृत्त और ये त्र ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हो गया कि यदि व्यंजन के अंत में अस्त चाप से बड़ा, यानी कि व्यंजन के 1/3 से ज्यादा पे एक चाप लगाते हैं तो वो दार धार और त्र पढ़ा जाता है। अगर किसी अकेले व्यंजन में ये लगता है तो सिर्फ त्र पढ़ा जाता है, और एक से अधिक व्यंजन रहते हैं तो उस कंडीशन में दार और धार पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट में ई का स्वर रहता है तो डैश निकाल के ई पढ़ते हैं, ई के अलावा कोई और स्वर रहता है तो पूरा हम दार और धार या त्र जो भी है वो पूरा लेते हैं। यदि ई के अलावा कोई और स्वर है या सवृत्त के बाद ये त्र या दार धार है तो उस कंडीशन में त्र के लिए त में र का आंकड़ा मिला हुआ और द्र के लिए द में द्र का आंकड़ा मिला हुआ लिखते हैं। ठीक है, अभी तक ये था कि ये जो चाप है सिर्फ लास्ट में लगाया जाता है। कभी कभी ये चाप व्यंजन के शुरू में भी लगाया जाता है, और जब ये चाप व्यंजन के शुरू में लगता है तब क्या पढ़ा जाता है, जब ये चाप व्यंजन के शुरू में लगता है तो त्र या त्रि पढ़ा जाता है, दार और धार नहीं पढ़ता। ये चाप जब व्यंजन के शुरू में लगता है तो त्र या त्रि पढ़ा जाता है, दार और धार नहीं पढ़ा जाता। जैसे ये लिखे हम तो ये हो जाएगा त्रिकाल, त्रिकाल। ये हो जाएगा आपका त्रिलोक, त्रिलोक। इसमें स्वर त्र और त्रि पढ़ा ही जाता है, इसमें त्रि के लिए कोई स्वर नहीं लगाना है। जब शब्द के शुरू में लगा है और लास्ट में लगा है तो दार धार भी पढ़ा जाता है और त्र भी पढ़ा जाता है। ठीक है, एक चीज और है इसमें लास्ट, अगर सरल व्यंजन में इस चाप को किधर की तरफ में लग रहा है, ये त आंकड़े की तरफ ऊपर की तरफ लग रहा है तो दार धार और त्र पढ़ा जा रहा है। ये कह रहा है कि अगर सरल व्यंजन में इस चाप को न आंकड़े की तरफ, न आंकड़ा किधर लगता है, क वर्ग में नीचे की तरफ, अगर न आंकड़े की तरफ लगा दिया जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, दार धार के पहले न भी जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये अगर आप लिखे, ठीक, तो इसको पढ़ेंगे दुकादार, ये आप लिख दिए, तब आप इसको पढ़ेंगे दुकानदार। क्यों, क्योंकि ये चाप जो है त के आंकड़े की तरफ ना लगे, न के आंकड़े की तरफ लग गया है तो इसमें दार धार के पहले न भी जुड़ जाएगा, सिर्फ सरल व्यंजन में, वक्र व्यंजन में नहीं। ठीक, बस यही है आपका, इसको रिवीजन करिए। इसमें बहुत से शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द हैं देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हकदार, गड़ारीदार, ठीक, पत्र, पुत्री, त्रिकाल, ऐसे ही और भी शब्द हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद इसमें नहीं जो आएगा वो फिर हम रिवीजन करेंगे। अब आपका एक नेक्स्ट बचा हुआ है दार धार और त्र। इस चाप के बाद अब हम आपको अंप और अंब का प्रयोग, ये छोटा सा है बस, इसको देख लीजिए। म आप कैसे लिखते हैं, ये आपका म हो जाता है, लाइन पर ये लाइट रहता है तो म पढ़ते हैं। अगर इसी को म को हम गाढ़ा कर दें, म को अगर आप डार्क बना देंगे तो इसमें प या ब दोनों में से कोई एक चीज, अगर म को डार्क बना देंगे तो प या ब यानी कि अंप या अंब हो जाएगा। अकेले हल्का है तो म पढ़ा जाएगा, अगर इसको गाढ़ा कर देंगे तो उसमें प या ब दोनों में से कोई एक चीज जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लंप, लंप पे आया आधा म और प, तो
और म को डार्क बना के उसमें हम पढ़ लेंगे लंबा, इसमें ब है, ल अम्ब और लास्ट में आ का स्वर है तो लास्ट में आ का स्वर लगा देंगे। नेक्स्ट है अम्बा, लाइन के ऊपर ये म को डार्क बनाएंगे और अम्बा, कोलंबो, क ल अम्ब, ये हुआ। अब इसमें स्वर लगा दीजिए कोलंबो। ठीक, यानी कि बस कहने का ये मतलब है कि अगर म को हम लाइट बनाते हैं, लाइट है तो म है, और अगर उसी लाइट म को डार्क कर देते हैं तो उसमें प या ब दोनों में से कोई एक चीज जो है वो जुड़ जाती है, या तो प जुड़ेगा या तो ब जुड़ेगा, यानी कि या तो अम्ब पढ़ा जाएगा या अम्ब पढ़ा जाएगा। लेकिन कंडीशन एक रहनी चाहिए कि इस म और प यानी कि इसके और इसके बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, माप या माप, ये कोई भी स्वर यहाँ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट म रहे और प रहे, म रहे और ब रहे, तब हम म को डार्क करके अम्ब या अम्ब पढ़ते हैं। ठीक, बाकी इसमें जो स्वर है, जैसे स्वर लगाने का नियम है सेम वैसे ही लगाते हैं। उस अम्ब या अम्ब के बाद है तो बाद लगाएंगे, इस व्यंजन के पहले है तो पहले लगाएंगे, इस व्यंजन के बाद है तो बाद में लगाएंगे। जैसे एक और शब्द है बम्बा, तो बम्बा आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो ब और ये म को डार्क करके बम्बा हो गया, या एक आप ब फिर ब और ये स्वर लगा दें। ठीक, यानी कि म को गाढ़ा कर देने पे प या ब जुड़ जाता है। कंडीशन बस ये रहती है कि उसके बीच में कोई भी स्वर, यानी कि म प या म और ब के बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दार धार और अम्प और अम्ब, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक इसी में छोटा सा टॉपिक और है आपका लिंग और वचन, इसको भी देख लीजिए। लिंग और वचन, लिंग क्या होता है सबको पता है, हिंदी में सब लोग पढ़े हैं। मेल फीमेल जो बताता है लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, पुल्लिंग, ये सब। ठीक है, तो लिंग इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी शब्द चिन्ह जो भी आप लिखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें तो लिंग का विचार ही नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए सीता आती है, अगर ये वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये स्ट्रोक बना राम आता है, तो भी यही, यानी कि ये शब्द चिन्ह है। शब्द चिन्ह में क्या है, आती है के लिए भी वही बना है, आते हैं के लिए भी, यानी कि शब्द चिन्ह में लिंग का कोई भी विचार नहीं किया, लिंग और वचन दोनों का कोई भी विचार नहीं किया शब्द चिन्ह में। ठीक है, स्त्रीलिंग है तब भी वही स्ट्रोक बन जाएगा, पुल्लिंग है तब भी वही स्ट्रोक बन जाएगा। आप सेंटेंस आगे और पीछे के सेंटेंस के हिसाब से उसको समझ लेंगे। ठीक है, वचन, वचन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वचन है, कोई एक चीज है, मेज पर किताब है, तो किताब क्या हो गया, एक किताब है, एक वचन है, बस आप लिख दिए। अगर दे दिया कि मेज किताबें हैं, किताबें, तब क्या करेंगे, तब बहुवचन बनाने के लिए इस शब्द के लास्ट में एक गाढ़ा सा बिंदी लगा देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए घोड़ा, घोड़ा शब्द है, और अगर यही घोड़ा की जगह घोड़े हो गया, बहुवचन हो गया, तब क्या करेंगे, इसके लास्ट में एक हम गाढ़ी सी बिंदी लगा देते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाने में उस शब्द के अंत में एक डार्क बिंदी लगा देने से वो बहुवचन बन जाता है। बस इसमें इतना ही है आपका लिंग और वचन। अब इसके बाद की जो भी एक्सरसाइज है, अस्त अस्त चा पम पम का प्रयोग, दार धार और त्र का प्रयोग, और लिंग और वचन, जो भी एक्सरसाइज है आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसका शब्द चिन्ह सारे प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे प ब ज और ह का आंकड़ा इस विषय में आपको बताएंगे। धन्यवाद।